हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, अब है बायोटेक्नोलॉजी की बारी। तो आज जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा पोर्शन कवर करने वाले हैं। सो दिस इज़ एंथर कल्चर। पिछली क्लास में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था कि एक बेसिक टेक्निक प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या होती है, सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन कैसे होती है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, तो आप वो प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंथर कल्चर एंड व्हाई ओनली एंथर कल्चर। देखिए, बहुत सारे कल्चर्स हैं क्योंकि हम बहुत सारे एक्सप्लांट्स ले सकते हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले सकते हैं, हम लीफ का कोई सैंपल ले सकते हैं, हम रूट का कोई सेल ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी बहुत अपने टेक्निक्स में चेंज भी करना पड़ता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो आज हम एंथर कल्चर की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन में। क्योंकि एंथर कल्चर से हम क्या बना सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स बना सकते हैं, जो कि एंथर कल्चर इसीलिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस प्लांट ब्रीडिंग में रखता है। चलिए, आज हम जानेंगे इन्हीं हैप्लॉइड प्लांट्स के बारे में, एंथर कल्चर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की विदाउट फर्दर बीइंग लेट, राइट। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक गिवन है। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, एंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर एंड आस्क डाउट्स लाइक वाओ। तो बहुत अच्छे यूजेस हैं किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छे से ये एप्लीकेशन आपके लिए काम आएगी। सो डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दीज क्लासेस आर completely free for you and these are very very helpful for any agricultural exam। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम आपके कवर करवाते हैं, फ्रॉम वेरी माइनर, वेरी बेसिक टू ऑल योर, चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो आपकी क्रॉप फिजियोलॉजी जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट हो, चाहे एग्रोनॉमी सॉइल्स जैसे मेन सब्जेक्ट हो, है ना। हर चीज़ की क्लास आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल रही है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्लास, चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का एक पार्ट, जहां पर हम एंथर कल्चर के बारे में बात करेंगे। लेकिन बिफोर हेडिंग टू एंथर कल्चर, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, एंथर कल्चर हेल्प करता है हमें हैप्लॉइड प्लांट्स बनाने के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो हमारे दिमाग में, वो क्या आता है, ये हैप्लॉइड प्लांट्स होते क्या हैं। व्हाट आर हैप्लॉइड प्लांट्स? तो हैप्लॉइड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ जीनोम होता है, वन सेट ऑफ जीनोम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वन सेट ऑफ जीनोम? नॉर्मली हम लोग हैं या प्लांट्स हैं, ज़्यादातर डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी होती है। यहाँ पर आप दो रेड देख रहे हैं, दो पर्पल देख रहे हैं, दो येलो देख रहे हैं, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हर क्रोमोसोम की एक और कॉपी प्रेजेंट है, तो उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, राइट। जैसे कि हमने माइटोसिस मियोसिस में भी पढ़ा था कि किस तरीके से ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं अलग होते हैं, पेयरिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने जेनेटिक्स वाले पार्ट में, राइट। लेकिन जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म आपको कह रही हूँ कि वो हैप्लॉइड है, इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म में ये दो कॉपीज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है। यहाँ पर सिर्फ एक रेड, एक पर्पल, एक येलो दिख रहा है, यानी कि सिर्फ एक तरीके का एक ही क्रोमोसोम है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, राइट। सो व्हाई दीज हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स नीडेड, इसके बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। लेकिन एक फेमस एग्जांपल जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का हम देखते हैं अपने आसपास, वो है ड्रोन्स, है ना, ड्रोन्स। तो ड्रोन्स जो है, यानी कि मधुमक्खी में जो मेल होता है ना,
मेल जो होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, डायरेक्टली बनते हैं, तो वो हैप्लॉइड्स होते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता। यानी कि ड्रॉन्स में सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होता है, वहीं फीमेल्स में चाहे वो क्वीन है चाहे वो वर्कर है उनमें डबल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो चलिए इन हैप्लॉइड प्लांट्स के बारे में हम और डिटेल में भी समझेंगे, why we need them and how to create them। लेकिन जो पहला हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था वो यहाँ पर क्लियर है। What are haploid plants? ऐसे प्लांट्स जिनमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उन्हें हैप्लॉइड प्लांट्स कहते हैं, राइट। चलिए तो आफ्टर हैप्लॉइड प्लांट्स हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ द हैप्लॉइड्स आर डेवलप्ड। ये तो अच्छी बात है कि हैप्लॉइड प्लांट्स ये होते हैं, हमें पता चल गया, लेकिन हम कैसे हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं? एंड द सिंपल एंड द स्ट्रेट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एंथर कल्चर। हम हैप्लॉइड प्लांट्स एंथर कल्चर के द्वारा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंथर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। एंथर्स क्या है? मेल गैमीट्स हैं। मियोसिस हम पढ़ चुके हैं। मियोसिस में हमने देखा था कि जब गैमीट्स बनते हैं, चाहे वो फीमेल गैमीट्स बनते हैं चाहे वो मेल गैमीट्स बनते हैं, मियोसिस के टाइम पर क्या होता है? क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो जब आप एंथर का कल्चर कर रहे हैं यानी कि मेल गैमीट का कल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो सेल्स हैं उनके पास एक ही कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स है, दे आर हैप्लॉइड। अगर उससे कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा तो वो भी हैप्लॉइड ही होगा, राइट। जैसे कि हमने मियोसिस में देखा है ना, अगर हमारे पास कोई भी सेल है उसके पास 2n है, आफ्टर मियोसिस क्या होगा? इसके पास एक ही एन रह जाएगा, है ना। ये एक एन पॉलन भी बना सकता है, ये एक एन एग भी बना सकता है ना। अगर आप एग को भी इसी तरीके से कल्चर करेंगे तो भी आपको हैप्लॉइड प्लांट्स मिलेंगे, एंथर को भी कल्चर करेंगे तो आपको हैप्लॉइड प्लांट्स मिलेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम एग को कल्चर नहीं कर सकते, बट इट इज़ वे मोर डिफिकल्ट देन एंथर कल्चर। या एंथर कल्चर से ज़्यादा डिफिकल्ट ज़रूर है। सो यहाँ पर हम दो पर्सनैलिटीज़ की फ़ोटोज़ देख रहे हैं। इन पर्सनालिटीज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, बट जो नहीं जानते है ना, हमने नाम इनका एक्चुअली पढ़ा है गुहा एंड महेश्वरी, है ना। सो हु गेव दिस एंथर कल्चर? गुहा एंड महेश्वरी, है ना। गुहा एंड महेश्वरी का नाम हमने हमेशा पढ़ा है अपनी किताबों में, लेकिन बहुत कम लोग इनका पूरा नाम जानते हैं। सो she was Shipra Guha Mukherjee, है ना, and the other person was Satish Chandra Maheshwari। इन दो पर्सन्स ने मिलकर इस टेक्निक को जन्म दिया है जिसकी हेल्प से हम हैप्लॉइड प्लांट्स बना पाते हैं, राइट। तो एंथर कल्चर क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर को पढ़ चुके हैं, बेसिक टेक्निक वही है। बस आपको एक्सप्लांट की जगह, यानी कि जो भी हम प्लांट से लीफ का पार्ट लेकर आ रहे हैं या कोई और पार्ट मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेकर आ रहे हैं, उसकी जगह हमें एंथर लेकर आना है, ठीक है। अगर हम एंथर को किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया पर रखते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया पर रखते हैं, और वो एक पूरा प्लांटलेट बना लेता है, सो दिस इज एंथर कल्चर। नाउ आप एंथर को दो तरीके से कल्चर कर सकते हैं। या तो आप पूरा का पूरा एंथर उठाएं और अपनी कल्चर प्लेट पर रख दें। सेकेंड ऑप्शन इज, जब आपका एंथर डिहाइस हो चुका होता है या आप उसे बर्स्ट करते हैं, अंदर जो पॉलेंस निकलते हैं, अगर उसको आर्टिफिशियल मीडिया पर रखते हैं, उसको आप न्यूट्रिएंट मीडिया पर रखते हैं, तो वो पॉलन कल्चर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप पॉलन को रख रहे हैं। दोनों ही टेक्निक एक तरीके से सेम ही है। एक जगह आप होल पार्ट को रख रहे हैं, पूरे एंथर को रख रहे हैं। एंथर कैसा दिखता है हमें? एंथर हमें ऐसा दिखता है ना। ये पूरा जो लोब होता है ऊपर का, तो ये पूरा का पूरा लोब उठाकर आप जो है पेट्री प्लेट पर रख देते हैं। सो दिस इज एंथर कल्चर। लेकिन ये जब बर्स्ट होता है तो इससे छोटे छोटे जो पॉलेंस निकलते हैं हमारे पास, अगर हम उनको न्यूट्रिएंट मीडिया पर रखें तो वो पॉलन कल्चर हो जाएगा। दोनों ही टेक्निक से हमें हैप्लॉइड प्लांट्स मिल जाते हैं, राइट। मूविंग अहेड इन दिस इज द प्रोसीजर, है ना, हाउ द प्रोसीजर वर्क्स फॉर द एंथर कल्चर। तो बिल्कुल जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप प्लांट से क्या करेंगे?
कोई भी बर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके जो फ्लावर है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन बर्ड्स को सबसे पहले आप स्टेरिलाइज करेंगे, बाहर धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, फंगस बहुत कुछ है, तो सबसे पहले इनको कल्चर करने से पहले आपको इनको स्टेरिलाइज करना है ताकि कोई भी कंटामिनेशन हमारे पेट्री प्लेट में ना आए, है ना। हम कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, उग रही हैं बैक्टीरिया की कॉलोनीज, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो इसको स्टेरिलाइज करेंगे, वॉशिंग करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, फिर इसका हम बड को कट करके इससे एंथर्स जो है वो बाहर निकाल लेंगे, है ना। ये एंथर्स या जिसको हम स्टेमन्स भी कहते हैं या एंड्रोशियम भी कहते हैं, है ना। इन एंथर्स को आप यहाँ देखिए फिलामेंट को हटा देंगे, नीचे के जो डंडी है इसको फिलामेंट कहते हैं, इसको हटा देंगे और एंथर्स को आपने पेट्री प्लेट के डिश पर रख दिया जिसमें न्यूट्रिएंट मीडिया है। न्यूट्रिएंट मीडिया का मतलब क्या है, वो सारे न्यूट्रिशन जो इस एंथर को चाहिए ग्रो करने के लिए वो आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया में जब आप इसको रखते हैं तो एंथर कल्चर जो है प्लांटलेट में डेवलप हो जाता है। नाउ अगेन इस एंथर कल्चर या एंथर के पास दो रास्ते होते हैं जिनसे ये प्लांटलेट में बदल सकता है। ये दो रास्ते कौन से हैं? एक रास्ता है, यहाँ से देखिए आपका क्या हो रहा है, इस एंथर से कुछ कैलस फॉर्मेशन हो रही है ना, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। ये जो कैलस फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है ना, इसके बाद इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी कि ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स में बन गया है ना। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कि इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस ना होकर सीधा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, यानी कि डायरेक्टली एम्ब्रियोज ऑर्गन्स नहीं बनते, एक प्रॉपर एम्ब्रियो जैसे नेचुरल तरीके से एक प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है उस रास्ते को फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। दोनों ही में लास्ट में आपको क्या मिलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं। तो ये पूरी जो है टेक्निक होती है आपकी, एक बार मैं साइड हो जाती हूँ ताकि एक पूरी पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे एंथर कल्चर की, है ना। अब यहाँ पर हमने दो वर्ड्स का यूज किया है जिनको क्लेरिफाई करना जरूरी है, एंड दीज टू वर्ड्स आर एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रॉपर एम्ब्रियो जैसे कि फर्टिलाइजेशन में होता है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट होता है, उसमें सेल डिवाइड होते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो स्टेज आती है, हर्ट एम्ब्रियो स्टेज आती है, उसके बाद टॉर्पीडो स्टेज आती है ना। उसके बाद वो पूरा एम्ब्रियो जो है मैच्योर हो जाता है, और जब आप इस सीड को कहीं भी बोते हैं, कहीं भी इसकी सोइंग करते हैं, तो एक प्लांटलेट डेवलप होता है। तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है जो नेचर में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एंथर कल्चर या किसी भी चीज़ का आप कल्चर कर रहे हैं वो भी प्रॉपर एम्ब्रियोजेनेसिस में जाता है, यानी कि वो प्रॉपर ऐसे ये टॉर्पीडो स्टेज, हर्ट स्टेज, ये सारी स्टेजेस उसमें बनती हैं, प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। वही दूसरा है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में इस तरीके से एम्ब्रियोनिक स्टेजेस नहीं आते हैं, डायरेक्टली सेल्स डिवाइड करते हैं, और जब वो एक कैलस फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद डायरेक्टली उसमें से विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स रूट्स और शूट डेवलप हो जाती है, उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं आती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपने लीफ का सैंपल इन्होंने दिखा रखा है, ये लीफ का सैंपल जब हमने मीडिया पर रखा, यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन हुआ, कैलस फॉर्मेशन से सीधा शूट बड आ गया है ना। और फिर जब हमने हार्मोन्स की कंसंट्रेशन चेंज की तो यहाँ पर रूट्स भी डेवलप हो गए हैं, तो ये पूरा प्लांट डेवलप हो गया है, इसके पास शूट भी आ गई है, रूट भी आ गई है। लेकिन इसमें इस तरीके के एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डायरेक्टली कैलस से शूट और रूट फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गन्स के बनने को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियो के बनने की प्रतिक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये कोई से भी दो पाथ फॉलो कर सकता है, चाहे आपका कोई भी कल्चर क्यों ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं,
व्हाट आर द पाथवेज ऑफ दिस सेल डिवीजन, है ना। जो आपका एक सेल है, एक पॉलन है, वो सेल डिवीजन करेगा, राइट, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट मीडिया पर है। इस सेल डिवीजन के काफ़ी सारे डिज़ाइंस हो सकते हैं जिन्हें हम पाथवेज कहते हैं, एंड दीज आर मेंशन्ड हियर इन द पिक्टोरिकल व्यू जब मियोसिस होता है ना। सो व्हाट हैपेंस हियर, ये आपका टेट्राड है ना, ये माइक्रोस्पोर्स है। जब मियोसिस होगा, फर्स्ट मियोसिस एंड द सेकेंड मियोसिस, उसमें आपको ये 4 पाथवेज देखने को मिलते हैं, राइट। ये 4 पाथवेज जो हैं, ये देखिए, फर्स्ट पाथवे में क्या है, सारे जो सेल हैं वो इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो 4 सेल हैं हमारे पास यहाँ पर, और ये चारों के चारों सेल्स हमें इक्वल देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट पाथवे, यानी कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, चारों सेल हमें इक्वल मिल रहे हैं। सेकेंड डिवीजन में आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट सेल काफ़ी छोटा है और सेकेंड टाइम सिर्फ दूसरा सेल डिवाइड कर रहा है ना। ये सेल है, ये ऐसे के ऐसे है, सेकेंड टाइम में सिर्फ ये ही सेल डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ये पाथवे नंबर 2 है। ये पाथवे नंबर 3 है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा, बस नीचे वाला सेल डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ ऊपर एक ही रह जाता है और नीचे 2 हो जाते हैं, है ना। तो ये है थर्ड पाथवे। फोर्थ पाथवे में अगेन आपका ऊपर वाला सेल भी डिवाइड करता है, नीचे वाला सेल भी डिवाइड करता है, लेकिन इसकी तरह इक्वल नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन है। नीचे वाले साइज में काफ़ी छोटे हैं, ऊपर वाले साइज में काफ़ी बड़े हैं, राइट। एंड योर फिफ्थ पाथवे, यहाँ पर इक्वल डिवीजन है, ये डिवीजन तो इक्वल है बट ये डिवाइड नहीं कर रहा, बस ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से 4 पाथवेज आपको मिल सकते हैं फॉर द सेल डिवीजन। लास्टली इनसे क्या बनता है, प्री एम्ब्रियॉइड बनता है या कैलस फॉर्मेशन होता है, और जब ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते तब कैलस फॉर्मेशन होगा और आपको इससे एक हैप्लॉइड प्लांटलेट बनेगा। लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन है वो कैसे हो रहा है, इसके ऊपर हमने इन पाथवेज के नाम दिए 1 2 3 4। अगर सारे इक्वल हैं तो पाथवे फर्स्ट है, the other 2 is dividing and below 1 is not dividing, pathway 2 है। ऊपर वाला डिवाइड नहीं कर रहा है, नीचे वाले कर रहे हैं, पाथवे 3 है। सब कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है, पाथवे 4 है। इक्वल है बट नीचे वाले नहीं कर रहा है तो पाथवे 5 है। तो ये 5 आपके जो है पाथवेज होते हैं जो आपके सेल डिवीजन के टाइम पर देखे जाते हैं, जिनके बेसिस पर इन्हें जो है सेल डिवीजन के तरीके हैं बेसिकली, जिनके बेसिस पर इसको बांटा गया है ना। तो इन्हें हम कहते हैं कि द पॉलन हैज द 5 पाथवेज, जिस तरीके से वो डिवाइड करता है और कैलस फॉर्मेशन करता है, राइट। नेक्स्ट, द कल्चर मीडियम, है ना। अभी तक मैंने बात तो कर ली कि पॉलन लेना है, पॉलन को ग्रो करना है, पॉलन से प्लांट बनाना है, बट यू नीड टू सी सम कल्चर मीडियम, है ना। ज़्यादातर जो कल्चर मीडियम यूज़ होता है एंथर कल्चर या पॉलन कल्चर में, वो आपका N6 मीडियम यूज़ होता है। इसमें ऑलमोस्ट सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम होती है, जस्ट 2 to 4% सुक्रोज की कंसंट्रेशन होती है, और कुछ आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन है कि जैसे कि ब्रासिका है, ट्रुटिकेल है या राई है, ऐसे स्पीशीज के लिए आपको जो है स्पेशल अमाइनो एसिड्स का एडिशन भी देना पड़ सकता है फॉर इनिशिएशन द ग्रोथ, है ना, ग्रोथ इनिशिएशन के लिए। नेक्स्ट इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज होंगे एज यूजुअल, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस, है ना, फॉर द रूट एंड द शूट इनिशिएशन, है ना। तो ये सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज होते हैं। बट अगर आप सोलानेसी फैमिली को देखें, यानी कि पोटैटो फैमिली, सोलानेसी फैमिली इज पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली को GRs यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदाउट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी ये स्प्राउट कर लेते हैं, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आदत ऑलरेडी होती है, ठीक है। सो दिस इज द ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन द मीडियम। देन द कल्चर मीडियम वी आर यूजिंग हियर, उसके बाद हम 2,4-D या काइनेटिन का भी यूज़ करते हैं फॉर द वीट एंड द ट्रुटिकेल एंड राई, ओके। उसके बाद आ जाता है द एनवायरनमेंट, है ना। प्रॉपर अगर आपने बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया है, सारे उसको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड सब मिल रहा है, बट अगर आप प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं रखेंगे कल्चर मीडियम का, तो भी क्या होगा,
द प्लांट विल नॉट ग्रो। हम सभी को अच्छा और हेल्दी ग्रो होने के लिए, जैसे कि हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले सके, अपनी लाइफ में कुछ कर सके, एक हेल्दी अच्छी सक्सेसफुल लाइफ के लिए हम सबको क्या चाहिए होता है? अच्छा एनवायरनमेंट। हमारे आसपास वाले हमें सपोर्ट करें, हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करें, सब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारे साथ रहें, है ना। तो अच्छा एनवायरनमेंट सभी को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ भी हमें कैलस को अच्छा एनवायरनमेंट देना है ताकि वो प्लांटलेट में ग्रो कर सके। एंड अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर आपको जो है लाइट आवर्स देने होंगे 12 to 18 आवर्स के आसपास। लाइट इंटेंसिटी आपको रखनी है 5000 to 10,000 लक्स। टेम्परेचर आप रख सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस। डार्कनेस अगेन 12 to 6 आवर्स आपको डार्कनेस उसे प्रोवाइड करनी है ना। और जो आइडियल टेम्परेचर रहेगा वो रूम टेम्परेचर के आसपास रहेगा। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। 28 is the maximum limit, otherwise the ideal temperature will be the near to the room temperature। तो ये सारी environmental conditions भी आपको अपनी laboratories में provide करनी है कि आपके पास proper intensity की light है, proper उतने ही घंटे के लिए light दे रहे हैं जितनी ज़रूरत है, और प्रॉपर वही आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं थ्रू एसीज, ह्यूमिडिटी आप मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपका जो कैलस है वो एक हेल्दी प्लांट में डेवलप हो सके, है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एंड दैट इज ब्राउनिंग ऑफ द मीडियम। कभी कभी हम देखते हैं हमने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया लेकिन हमारा जो कैलस है वो इस तरीके से ब्राउन कलर का होने लगता है। द मीडियम गेट्स ब्राउन कलर। ये किस वजह से होता है और किन में होता है? ये ज़्यादातर उन स्पीशीज़ में होता है जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं या वुडी प्लांट्स होते हैं, और ये होता है बिकॉज ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे कॉटन में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन माई PhD टू द ऑन द कॉटन क्रॉप, तो इसका एक्चुअली जो DNA है वो भी क्लीन निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो भी ब्राउन ब्राउन कलर का आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स की वजह से, ठीक है। तो इस फिनोलिक कंपाउंड्स को हमें कम करना होगा, रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ PVP, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल या PVP यूज करके आप जो है इस ब्राउनिंग को रोक सकते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउनिंग ऑफ मीडिया के लिए हमें क्या यूज करना है? PVP या एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करना है। द सेकेंड situation we get during the plant tissue culture is vitrification. Now what is this vitrification? कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप पालक जैसी चीज़ जो लीफी वेजिटेबल्स हैं आप फ्रिज में अगर आपने जल्दी कंज्यूम नहीं किया, 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया है, दैट टर्न्स इनटू ग्लासी, वाटरी, चिकनी चिकनी, स्लाइमी सी वो हो जाती है ना। तो कभी कभी जब आप सही टेम्परेचर और सही ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके प्लांटलेट्स में भी ऐसी विट्रिफिकेशन हो सकती है। वो बहुत ही ग्लासी, वाटरी या चिपचिपी से आपको दिख सकते हैं, है ना। तो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहें या फिर एक एबनॉर्मेलिटी कहें, राइट। तो ये देख रहे हैं ना आप, जैसे ये एक हेल्दी प्लांट है एंड दिस प्लांट यू कैन सी द डिफरेंस, है ना। इसके प्रॉपर लीफ भी नहीं हमें समझ आ रही है, सब कुछ मिक्स मैच सा हो गया है, गिला गिला सा हो गया है। तो इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं विट्रिफिकेशन, वेयर द शूट इज डेवलप्ड इनटू ब्रिटल और ग्लासी और वाटर सॉक्ड संकन्स। इसके 3 कारण हो सकते हैं। अगार लेवल अगर आपने ज़्यादा डाल दिया है ना, या नीचे से उसको ज़्यादा कूलिंग मिल रही है, नॉर्मल से ज़्यादा मिल रही है, वो नहीं इतना सहन कर पा रहा है, या फिर अगार हाइड्रोलिसिस टू द मीडियम, है ना, अगार जो है मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो गया है, तो इसके कारण आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इवन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो प्लेज द रोल। टेम्परेचर एज ए बॉटम से अगर उसको ज़्यादा कूलिंग मिल रही है या ह्यूमिडिटी आपने ज़रूरत से ज़्यादा रखी है तो भी आपके प्लांट्स में विट्रिफिकेशन हो सकता है। सो अवॉइड दीज सिचुएशन, एंड अगर आप क्लीन तरीके से हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको इस तरीके की कोई तकलीफें नहीं आएंगी। Now, the next question comes to our mind is why we need haploids। हमने ये तो देख लिया कि हैप्लॉइड प्लांट्स लेबोरेटरीज में बनाए जा सकते हैं, बट हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? हमें ये हैप्लॉइड प्लांट्स क्यों चाहिए हैं?
इसके बहुत ही कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो फर्स्ट इज, हम प्लांट ब्रीडिंग में अक्सर इनब्रिड्स या प्योर लाइन्स बनाने की कोशिश करते हैं जो होमोजाइगस हो, जो यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। तो वही होमोजाइगोसिटी हमें हैप्लॉइड से बहुत जल्दी मिल सकती है। जैसा कि आपने कोई हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किया, अब इसको आप अगर कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, N+N होगा, है ना। तो यही N यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर इसके पास कैपिटल A है तो यहाँ पर भी कैपिटल A रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको होमोजाइगोसिटी बहुत जल्दी मिलेगी, है ना। सो जस्ट यू हैव टू डेवलप अ हैप्लॉइड प्लांट एंड ट्रीट इट विद कॉल्चिसिन एंड इन 1 जनरेशन यू विल गेट 100% होमोजाइगस प्लांट्स। इन होमोजाइगस प्लांट्स को आप डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली एज अ वेराइटी भी रिलीज कर सकते हैं एज पर योर चॉइसेस, राइट। Second is the study of chromosomal behavior during meiosis. Meiosis के टाइम पर पेयरिंग होती है, अलग होते हैं, रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। Now if a plant is a haploid, जिसके पास दूसरी कॉपी, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, how they are behaving at the time of meiosis. क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए, मियोसिस के होमोलोगस पेयरिंग को समझने के लिए, मान लीजिए आप सब लोग एक पेयर में ही हैं, एक ही है, पेयर में नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 7 के साथ पेयर कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि उनका जीन कंटेंट कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो क्रोमोसोम्स को समझने के लिए हैप्लॉइड प्लांट्स अच्छे होते हैं। वैसे भी देख लीजिए, अगर आपके पास कोई चीज़ कम है, साफ सुथरी प्रेजेंट होती है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, समझ में अच्छी आती है, वहीं पर एक ही सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो उस चीज़ को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो उनको समझना, उनको पढ़ना ईजी हो जाता है। द थर्ड थिंग इज द रिसेसिव ट्रेट्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर कैपिटल A एक डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल एक रिसेसिव ट्रेट है, तो जब तक एक कैपिटल A रहेगा, इस स्मॉल a का इफेक्ट आप कभी नहीं देख पाएंगे कि इस स्मॉल a का इफेक्ट क्या है, व्हाट इट डज। लेकिन एक हैप्लॉइड प्लांट में अगर हमारे पास काउंटर पार्ट है ही नहीं, है ना, हमारे पास कैपिटल A है ही नहीं, तो हम स्मॉल a की इजीली स्टडी कर सकते हैं। ये एक रिसेसिव ट्रेट है, बट नाउ इट इज विजिबल क्योंकि इसका काउंटर पार्ट है ही नहीं। तो रिसेसिव ट्रेट्स को समझने के लिए, रिसेसिव म्यूटेशंस को भी समझने के लिए हैप्लॉइड प्लांट हमें बेटर हेल्प करते हैं, क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशंस ही हमारे नेचर में ज़्यादा होती हैं, है ना। तो वो आपको डिप्लॉयड में कभी नहीं पता चलेंगे, लेकिन जैसे ही आप हैप्लॉइड प्लांट बताएंगे, उस म्यूटेशन का इफेक्ट आपको नजर आएगा, उस म्यूटेशन से क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द वेरिएशन दैट म्यूटेशन इज क्रिएटिंग, वो सब आप इजीली रीड कर सकते हैं। और जब हम म्यूटेशन को रीड करेंगे तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें काम आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसके लिए हमें हैप्लॉइड प्लांट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट्स हमें जीन्स, उनके इफेक्ट, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, ऐसी चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए काम आते हैं। इसीलिए हमें हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप करने होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड डेवलपिंग द हैप्लॉइड प्लांट्स, यानी कि जो हमने पूरी रामायण पीछे पढ़ी है वो क्यों पढ़ी है ना, हम रामायण पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो ऐसे ही हैप्लॉइड प्लांट हम क्यों देख रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं, क्योंकि उनके कुछ फ़ायदे हैं। जेनेटिक स्टडीज़ के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप भी किए जाते हैं, राइट। चलिए, तो यहीं पर जो है आज की हमारी क्लास समाप्त होती है ना। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस क्लास, सभी को क्लास में मज़ा आया होगा। दीज आर योर अदर पैचेस विच इज़ अवेलेबल ऑन योर एप्लीकेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आप किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन कम ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, नेम द कोर्स एंड यू हैव इट, राइट। फीस यहाँ पर मैंने आपकी मेंशन की हुई है, बाकी आप एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। जस्ट आपको वहाँ ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है, उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज, उनकी फ़ी डिटेल्स, उनकी फैकल्टी डिटेल्स, उनका स्टडी प्लान, सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल होता है।
एंड इफ़ यू समवन हु इज टारगेटिंग मेनी एग्जाम्स, है ना, पूरे साल में जितने एग्जाम आए हैं मुझे वो सब एग्जाम्स देने हैं, सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक, क्योंकि महापैक पर आपका 80% ऑफ भी है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें सारे जितने भी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर आपके डिफरेंट बैचेस हैं सब एक जगह इंक्लूडेड हैं, उनकी पेड क्लासेस भी हैं, उनकी टेस्ट सीरीज भी हैं, उनकी ई बुक्स भी हैं, तो सब आपको एक प्लेस पर मिल जाता है और जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग आउट, जो है यहाँ से हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज यू कैन यूज द कोड Y448A, Y448A का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।